आरजू, आज अगर देखा जाए सारी दुनिया जल रही है। अमेरिका के अंदर तेल इतना महंगा है। आप सबसे बड़ी बात, पेट्रोल क्या चीज होती है? आपकी हर चीज, आपका दूध, डबल रोटी, अंडे, हर चीज ट्रेवल करके आती है, तेल के ऊपर आती है, पेट्रोल। जहां पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। आज अमेरिका के अंदर जो बाइडेन बाबा जी ने ड्रिलिंग बंद करा दी थी, और सारा तेल मिडल ईस्ट से आ रहा है। तेल महंगा हो चुका है कई स्टेटों के अंदर, $7 का गैलन है। लोग इन्फ्लेशन से पागल हो चुके हैं। उसके बाद सप्लाई चेन अभी तक कोविड के बाद रिस्टोर नहीं हुई है। इन सर्कमस्टांसेस में 21 मिलियन लोगों को लाके यहां पे इन्होंने होटलों में ठहरा दिया, 5 स्टार होटल। $11,000 पर एलियन, इलीगल एलियन टैक्स पेयर्स को कास्ट कर रहा है। वो 11 मिलियन आए हैं, एक तो क्राइम रेट बढ़ गया है। दूसरा, उन्होंने जो जाबें थी लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की, सारी उन्होंने ले ली। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि यहां पे यही कैमला हैरिस, डिफेंडिंग पुलिस की सबसे बड़ी फाउंडर यही। पुलिस डिमोरलाइज्ड, पेंटागन डिमोरलाइज्ड आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। अब जब पुलिस डिमोरलाइज है तो पुलिस को बुलाया जाए तो वो आती नहीं। अब पुलिस ना आए तो ऊपर से 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल को बुला लिया जाए। हर शहर गाजा का नक्शा पेश कर रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में डेमोक्रेट किस तरह जीत पाएगा? मेरे समझ में, मैं आई विल बी वेरी मच कंसर्न्ड कि इन सर्कमस्टांसेस में अगर डेमोक्रेट जीतते हैं तो मैं इस पे फिर मुझे ईवीएम पे शक हो सकता है कि उनकी बैटरी क्या थी। जिस तरह अगले दिन किसी ने भारत के अंदर इलेक्शन में कहा है कि बैटरियां कमजोर थी तो जिससे हमारे कैंडिडेट हारे। और उस पे हालांकि हालांकि इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका, वहां तो हम जो आप बता रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां ऐसा कुछ होता होगा। नहीं, देखिए, दो चीजें आरजू, इस वक्त इंफॉर्मेशन का दौर है। जब तक खबर बाहर नहीं निकलेगी तो पता क्या चलेगा? जिस तरह चाइनीज हैं, जिस तरीके से वो सेंसर अपना हर चीज करते हैं। दूसरा, आपके देखने वालों को ये बताऊंगा, आपके चैनल, आपके जो एशिया के स्पेशल चैनल्स हैं, आपका CNN भी एशिया का अलग वर्जन है। हमारी खबरें वहां आपके पास इस तरह नहीं जाती। आपका टाइम मैगजीन भी अलग खबरें देता है, आपके इकोनॉमिस्ट वाले भी अलग खबरें देते हैं अमेरिका के। मैं आज आपको दूसरी बात बता, आरजू, आप चाइना से खबरें बाहर नहीं आती, यहां से वहां नहीं जाती। आप सोच नहीं सकते कि चाइनीज सोसाइटी कितनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के अंदर अमेरिकनों को यही बताया जाता है कि वो भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। 1,40,000 किलोमीटर का उनका नेटवर्क है रोड्स का, 1,70,000 किलोमीटर का उनका फास्ट ट्रेन का उनका ट्रैक है। अमेरिका के अंदर कितना है? मेरे ख्याल में 300 मील या 400 मील। तो ये दर हकीकत इंफॉर्मेशन का दौर है। जब इंफॉर्मेशन, मैं फर्स्ट हैंड चीजें बता रहा हूं। मैं वॉशिंगटन डीसी से 40 मील दूर अभी भी बैठा हूं। आई एम नॉट सिटिंग कि जहां पर दूसरा मेरा पैशन है, मेरा सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि आई एम अ लॉयर। और तीसरा, मैं थर्ड फोर्थ जनरेशन लॉयर हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस सारी जिंदगी पढ़ी है मैंने। जमहूरियत मेरा सब्जेक्ट मैटर है। मेरा दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, दिस इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग इट। अब इस पे आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल किसी ने सही कहा था कि वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। ये बिल्कुल ये चीज सामने आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत, क्योंकि हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, दुनिया के अंदर जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है आरजू, जब तक उसको टाइम टू टाइम रिफॉर्म ना करें, वो क्रैक्स आ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। जमहूरियत के अंदर हमने रिफॉर्म नहीं किया, इस पे अंदर हमने इसको ठीक नहीं किया, और इसमें क्रैक्स आते जा रहे हैं। तभी अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, एस्टेब्लिशमेंट इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। वो पावरफुल से पावरफुल होती जा रही है। इसका फायदा उठा रहे हैं सियासतदान और आपकी ब्यूरोक्रेसी, और वो लूट मार का काम है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट चेक एंड बैलेंस सिस्टम था। जो 3 बड़े अदारे थे, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक दूसरे को चेक करते थे। वो द सिस्टम इज गेटिंग ओल्ड और खराब हो चुका है। करप्शन सर चढ़ के बोल रही है, और डेमोक्रेसी हैज बिकम अ रिच मैन्स क्लब। प्लस दे हैव अ न्यू पार्टनर नाउ, इज एस्टेब्लिशमेंट। सियासतदान जब 50 साल, जो बाइडन, बाबा बाइडन की बात करूंगा, जब वो 50 साल, 52 साल वॉशिंगटन डीसी में रहा है, he had become an employee of the Washington DC, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं swamp. It has become a non-functioning town. I will drain the swamp. लेकिन पिछले 4 साल वो आके अपने लोगों को अपॉइंट नहीं करा सके। पिछली दफा वो परफॉर्म नहीं कर पाए।
अब भी मुझे ये शक है कि क्या वो आकर 4 साल अमेरिका को सेव कर पाएंगे, क्या उनको एस्टेब्लिशमेंट काम करने देगी, क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप सब खड़े हो पाएंगे? एक मुश्किल सवाल है। क्या CNN एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये जो फेक न्यूज है, क्या इसका सामना कर पाएंगे? क्या उनके अपनी रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्ट उनको हासिल होगी? क्या अमेरिकन बच्चे जो आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, इनके दिलों से अमेरिका की नफरत को डोनाल्ड ट्रंप साहब साफ कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब दूसरी बात, आपके रीजन में जाते हैं, दो छोटी छोटी खबरें कवर करते हैं, इससे ज्यादा कि हम हमारे देखने वाले दोस्त जो हैं वो बोर होके तो वो साथ गाने ना लगा लें, वो भी बड़ा जरूरी होता है कि ह्यूमन माइंड इससे ज्यादा बातें सुन भी नहीं पाता, उसके एनर्जी सेल्स भी खराब हो जाते हैं। अब जो दो चीजें हैं इस वक्त, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है, और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया है कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया, भारत का ये फायदा हुआ है, और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं, और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। दूसरा, इसमें जो अब मैं बात करूंगा कि आपके हालात क्या है। आपके हालात ये हैं आरजू के, कहा आपने दो तकरीरें मैंने आपके लेजिस्लेशन की सुनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है, उमर अयूब साहब की है, और दूसरी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त लगी। उमर अयूब साहब ने मुसलसल हमले किए। दो फिक्रे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, दो फिक्रे मैं उनके भूल नहीं पाया। एक, उन्होंने ये कहा था कि वक्त का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उसकी तेजी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चल रहा है। और दूसरा, उन्होंने अब गिले किए, उन्होंने कहा जी मेरे फलाने MNA का घर तोड़ दिया गया, फलाने का पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, फलां का ये बिजनेस खत्म कर दिया गया। लेकिन और उन्होंने कहा कि कुछ MNAs को चौथे फ्लोर असेंबली के अंदर उन्होंने बंद कर रखा। उन्होंने एक और बड़ा तारीखी फिक्रा, उन्होंने कहा 1 पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस काट दी। बड़ा इतिहास किया। लेकिन जब साथ ही ख्वाजा साहब बोले तो उन सारे सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आज भी अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका में जाके जो इमरान खान के फिक्रे थे कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और टीवी बंद कर, बिल्कुल गूंज रहा है। उन्होंने कहा है कि भैया चीखें निकल रही हैं, तुम्हारे फलां कर दिया। उन्होंने कहा इस हाल के अंदर नवाज शरीफ बैठा है, जिसको अरेस्ट किया गया, उसका भाई भी जेल में था, उसका भतीजे 2 जेल में थे, उसकी बच्ची भी जेल में थी। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना सनाउल्लाह जेल में था, मिफ्ता इस्माइल। तो वाकई भैया बहुत जल्द घूमता है। लेकिन इसमें सवाल एक है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, क्या पाकिस्तान इससे आगे चल पाएगा? इस वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, कुछ नहीं,
कुछ आप आगे इन कॉन्स्टिट्यूट 346 एमएनए आपके वहां बैठे थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। काश उन्हें एहसास हो कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरे एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है, कल मैंने जब अखबार पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज़ पेपर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा है पंजाब की धी रानी, कि हर बच्ची का पंजाब में जिसकी शादी होगी उसको 1 लाख रुपया कैश दिया जाएगा, खाना और फर्नीचर के कपड़े दिए जाएंगे। साथ ही मुझे मेरी नजर से आपकी टाटा के एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है, क्योंकि आजकल मैं रतन टाटा की वजह से टाटा पे ज्यादा फोकस। टाटा के अंदर इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और वहां पे 2 एसयूवीज जो बनाने के लिए उन सिर्फ और सिर्फ खवातीन, सिर्फ औरतें बनाती हैं। 1 लाख रुपया बिल्कुल देना, आपका क्या ख्याल है 1 लाख एक कुंबे के लिए, एक औरत के लिए कितने दिन चलेगा? आप उनको परमानेंट कोई सोल्यूशन क्यों नहीं देते? बिल्कुल दुनिया कर रही है। डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंसिंग की थी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेशी औरतों ने उठाया था। उसने उसी के बेस के ऊपर नोबेल प्राइज लिया और आज बांग्लादेश को चला रहा। आप 1 लाख रुपया रिश्वत दे रहे हैं उनको वोट खरीदने के लिए। जब 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? क्यों नहीं ये 346 एमएनए और आपके चलाने वाले इन चीजों पे जोर देते? क्या वजह है? अपने बच्चे लंदन पढ़ाते, कौम के बच्चे गाना, और 1 लाख की क्या वैल्यू है आजकल के जमाने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैल्यू। किसी रेस्टोरेंट अच्छे में खाना खाने जाए तो 30,000 रुपए बिल आ जाता है। हाँ बिल्कुल। 2 दफा आप बड़ी गाड़ी का पेट्रोल डालें तो लाख रुपए खत्म हो जाता है। लेकिन उन औरतों को क्यों नहीं आगे लेके आया जाता? क्या वजह है? लेकिन चलें, इसके मैं समझता हूं कि आज हमारा अच्छा रहा प्रोग्राम और डेफिनेटली इसके बाद दोबारा अपडेट करेंगे। अभी 5 नवंबर है, मैं 5 नवंबर तक फिर मुसलसल आपको बताता रहूंगा। रिसेंटली 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वीकेंड के ऊपर मैकडॉनल्ड पे काम किया है। दूसरा, मैकडॉनल्ड की 2012 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैकडॉनल्ड की एक एड में काम किया था और डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर थे कि व्हाइट हाउस में अपने मेहमानों को भी कई दफा क्वार्टर पाउंडर बर्गर मंगा के सर्व करते थे। फ्रेंच फ्राइज उन्होंने सर्व की और उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस झूठ बोलती थी। अब मैंने आज कैमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। दूसरी तरफ बात यह थी कि कैमला हैरिस की 60th बर्थडे थी, जिस पे उन्होंने स्टीवी वंडर का गाना लगा के उसको सेलिब्रेट किया है। वहां से निकली हैं तो एल शार्पटन एक न्यूयॉर्क के एक हैं लीडर हैं सियासी, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक दूसरे के ऊपर ताबड़ताड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं। स्विंग स्टेटों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन वहीं पे होगा ज्यादा से ज्यादा। अगली दफा हम आएंगे तो आपको एक काउंटी, विस्कॉन्सिन की एक काउंटी है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो हमेशा प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वहां से। उस काउंटी के बारे में मशहूर है कि वो उस काउंटी को जो जीतेगा वो विस्कॉन्सिन जीतेगा। विस्कॉन्सिन इज अ क्रूशियल स्टेट दिस टाइम। अगले प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम दोबारा जो है जो अपडेट्स होंगी इलेक्शंस की उस पर जरूर बात करें, इसलिए कि आप जिस तरह से समझाते हैं वो लोगों को बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि हम लोग भी समझ सकें कि अमेरिकन इलेक्शंस में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। तीसरा, नवरात्रि की मुबारकें देनी थी, दिवाली आने वाली, तैयारियां हैं। मेरे पास इनविटेशन है कई दोस्तों की, यहाँ वर्जीनिया के, मैरीलैंड के कई मंदिरों में मैं जाऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा। सबको बताइए मेरी तरफ से। आई लव यू। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सर, थैंक यू।